बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, और हम ये आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में इस सिक्योरिटी सूरत हाल के किस हद तक असरात मुरतब हो सकते हैं। आप ये बात जानते हैं, कल ये ख़बर दुनिया भर के सामने आई जिसमें बरतानवी अखबार द गार्डियन ने यह ख़बर रिवील की, जिसमें 16 और मुख्तलिफ पब्लिकेशन हाउसेस की मदद से उसने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने रखी, जिस रिपोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि भारत समेत 9 और ममालिक हैं जो इसराइल से स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी लेते हैं, जिसके ज़रिए वो अपने ममालिक में अहम शख्सियात की निगरानी यानी जासूसी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उससे जुड़े दीगर जिन जिन ममालिक में उनके कंसर्न्स हैं, यानी कि जिस तरह भारत के बहुत सारे कंसर्न्स पाकिस्तान से जुड़े हैं, पाकिस्तान में भी वो स्पाईवेयर के ज़रिए जासूसी का काम सर अंजाम देते रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब अपने ओहदे पर वज़ीर आज़म के बराजमान नहीं थे, तब उनकी भी जासूसी की जाती रही है, और जो मोबाइल फ़ोन जिसके ज़रिए ये जासूसी का अमल किया गया या जिसकी कोशिश की गई वो नंबर था जो उनके इस्तेमाल में अब नहीं, इससे कबल ज़रूर था। बहरहाल ये सारा मामला है क्या, इस पर आज बातचीत करेंगे। इससे कबल हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी रिविलेशंस हैं जो माजी के अंदर आई हैं, जिसके अंदर भारत को थर्ड पार्टी ने EU डिसइंफो लैब इंडिया क्रॉनिकल्स का आपने जिक्र सुना होगा, जिसके अंदर बेनकाब किया गया भारत के ऐसे बहुत सारे मज़मूम मकासद जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो दुनिया में हेट्रेड फैला रहा था, उसका भी आज हम जिक्र करेंगे। साथ ही साथ कुछ जिक्र आज अफ़गानिस्तान का भी मैं चाहूँगा अपने प्रोग्राम में हम करें, जिसमें ख़ित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल जिसका जिक्र है, जिसमें आज आपने मुमकिन देखा हो कि अफ़गानिस्तान के अंदर नमाज ईद अदा की जा रही है। सदर अफ़गानिस्तान की नमाज ईद अपने साथियों के हमरा अदा कर रहे हैं, और उसी दौरान वहाँ पर रॉकेट जो है वो दागे जा रहे हैं। इर्द गिर्द में टेरिटरीज़ में एक खौफ व हरास की सारी सिचुएशन है। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस किस हद तक अपने मेन हब्स के ऊपर या बड़े शहरों के ऊपर काबिज़ हैं, और तालिबान किन एरियाज़ को अब तक कवर कर चुके हैं। तालिबान क्लेम ये करते हैं कि 70% से ज़ायद एरिया उनके कंट्रोल में है पूरे अफ़गानिस्तान का। इस सारी सूरत हाल का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक़ है, पाकिस्तान इससे असरअंदाज हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको आज मौज़ूए बहस लेकर आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें ब्रिगेड रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब। वेलकम टू द शो ब्रिगेडी साहब। सर, सबसे पहले मैं चाहता हूँ गुफ्तगू का आगाज़ करें जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसके हवाले से। थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि इस वक्त करंट जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, उसका पाकिस्तान पर किस हद तक असर हो सकता है, और पाकिस्तान उससे किस तरह डील कर सकता है। देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान की जो हालात हैं वो बहुत ही संगीन है और गंभीर है। वहाँ पर मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का जो एक अमल जिसकी पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें वगैरह की, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक लिमिटेशंस हैं, किसी हद तक जा सकता है। वो दूसरे मुल्क के ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत तो कर नहीं सकता है, और ना ही हमारे मफाद में है कि हम मुसल्लत करें। तो उधर अभी एक बातचीत का सिलसिला जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और कतर में कोई मुलाकातें वगैरह हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कोई मुझे उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती कि वहाँ पर कोई पेशरफ्त होगी। तालिबान ये सोच रहे हैं कि अमरीकी इनखिला के बाद उनके लिए मैदान जो है वो क्लियर है, और वो अफगानिस्तान पे इक़्तिदार पे कब्जा कर सकते हैं, और वो देख रहे हैं कि उनकी सोच के मुताबिक के जो फतह है वो अनकरीब है। उन्होंने तकरीबन जो है 40 से 45% इलाके के ऊपर उनका डायरेक्ट कंट्रोल है। हुकूमत का तकरीबन 25% एरिया पे कंट्रोल है, और बाकी कंटेस्टेड एरिया है जिसमें दोनों के अभी तक असर रसूख नहीं है, कंटेस्टेड एरियाज हैं। तो हालात ठीक नहीं है। उन्होंने तमाम जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं सिवाय तोरखम के, बाकी उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। इसका मतलब है कि वो अभी रसद जो भी होगी उसके ऊपर वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने कोई रसद के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई हैं, वो रेवेन्यूज दे रहे हैं। सो पैसा उनके पास आ रहा है, अशरफ गनी की हुकूमत के पास नहीं जा रहा है, लेकिन वो जब भी चाहें वो स्क्वीज लगा सकते हैं, और अब जो काबुल में हुकूमत है उसको ये मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस वो तकरीबन 3 लाख के बराबर हैं, उसमें से चंद हज़ार अगर इधर उधर हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक वो इंटैक्ट हैं, वो एक लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी ये है कि वहाँ पर जो मिलिशियाज हैं, वॉरलॉर्ड्स, जंगसालार जो हैं, और उनकी मलेशिया हैं, वो भी मुनज़्ज़म हो रहे हैं। तो एक जंगी सूरत हाल आ जाएगी, और एक खाना जंगी चलेगी कुछ अर्सा के लिए। यानी इस सारी सूरत हाल का ब्रिगेडी साहब पाकिस्तान पे तो ज़ाहिर है डायरेक्टली असर होगा। पाकिस्तान में मुहाजिरीन की सूरत में होगा, या पाकिस्तान में जो है वो तालिबान की सूरत में कोई इन्फिल्ट्रेशन क्या मुमकिन तौर पर भी हो सकती है?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए तीन जो इस वक्त खतरे हैं वो मौजूद है। एक तो ये है कि जब वहां पर खाना जंगी होगी, अफरा तफरी होगी, तो वहां पर पाकिस्तान की जो ट्रेड है, जो तिजारत है हमारे अफगानिस्तान की, वो तकरीबन खत्म हो जाएगी। तो हमें माली जो फायदे अफगानिस्तान से हो रहे थे, उनके साथ तिजारत में जो हमारा माल जा रहा था अफगानिस्तान, या उधर से जो कुछ चीजें आ रही थी, उसमें खलल आ सकता है और वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस तरह लोग जो इसके साथ मुंसलिक थे तिजारत के साथ, उनके लिए माली मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो डेली वेज अर्नर्स थे, उनके लिए, जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स के ऊपर थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मुहाजिरीन की। मुहाजिरीन जाएंगे, ईरान भी जा सकते हैं, तुर्की भी जा सकते हैं, गल्फ भी जा पाकिस्तान की सकते कुछ हैं, पॉलिसी यूरोप की ब्रिगेडियर तरफ भी साहब जा कुछ क्लियर नहीं है मुहाजिरीन के हवाले से। हमने सुना कुछ ऑफिशियल वर्जन्स आए जिसके अंदर ये कहा गया कि अफगान मुहाजिरीन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने कुछ सॉफ्ट कॉर्नर देखा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़ुबानी। आपको क्या लगता है? मुझे तो एक खदशा है कि पाकिस्तान शायद अनाउंस कर देगा कि जी हम अफ़गान मुहाजिरीन ले लेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं लेंगे जितने हमने पहली तादाद में लिए थे, कम लेंगे और उनको सर्टन टेरिटरीज़ या एरिया डिफ़ाइन कर देंगे, उनके कैंप्स बना देंगे, जी आपने इसी हदूद में रहना है। मुझे खदशा है कि इस किस्म का कुछ होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह पहले वो स्प्रेड किए थे पूरे मुल्क के अंदर, अब भी वो स्प्रेड हो जाएंगे। ये खदशा ही है या ये गलत है तासुर? आपकी बात में बहुत वजन है। देखिए, आपके बॉर्डर के ऊपर, तोरखम के ऊपर या चमन के ऊपर अगर 15-20 हज़ार 50 हज़ार मुहाजिरीन पहुंच जाए, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, कुछ बीमार हैं, कोई वहां पर खाने पीने का इंतजाम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप गेट बंद रखेंगे और आप कहेंगे कि यहाँ पर आपके साथ जो कुछ होना है वो हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। दुनिया का बहुत प्रेशर आएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे उनके साथ एक रिश्ता है इंसानियत का। आप नहीं देख सकते हैं कि वहां पर एक खातून है, बच्चे हैं, क्या कहते हैं, बूढ़े हैं, जो रिश्तेदारियां हैं, हेल्प की जरूरत है, इमदाद की जरूरत है। रिश्तेदारियां तो फिर भी चले, काबुल के शहर से अगर कोई आ रहा है तो उसके साथ हमारी क्या रिश्तेदारी है, लेकिन एक इंसानियत का तो रिश्ता है ना। आप उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि वो लकदक सहरा में, तुरखम में, अगर आपने देखा होगा गालिबन, वहां पर तो ना खाने पीने की कोई चीज है सिवाय पत्थरों के और कुछ भी नहीं है। तो फिर आपको इंतजाम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी पाकिस्तान के पास वो वसाइल हैं कि उनको एक कैंप में रखे और वहां पर उनको दिन रात उनकी खिदमत कर सकें, उनको मेडिसिन भी दे, उनको इलेक्ट्रिसिटी भी दे, उनको जो है खाना पीने भी दे। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई पाकिस्तान इस किस्म का प्रोग्राम बनाए हुए है या UNHCR से कोई इस किस्म की हमारी बातचीत हुई है या कैंप्स ईयर मार्क हुए हैं। आपको मजबूरन उनको छोड़ना पड़ेगा, वो जाएंगे, शहरों में फैल जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक और जो खतरा है वो ये है। जी जी प्लीज आप बताइए, कंटिन्यू करें। एक और जो खतरा है वो है कि जब अफरा तफरी फैलेगी अफगानिस्तान में, तो हुकूमत की अमलदारी नहीं होगी, तालिबान की नहीं होगी, जंग की हालत में है, वो तो जंग लड़ रहे होंगे। तो जो ये पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स हैं, उसमें TTP है, उसमें अलकायदा है, उसमें इस्लामिक स्टेट है, इन लोगों को जगह मिल जाएगा। हाँ, पाकिस्तान के कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एंटी शिया ग्रुप्स जो हैं, वो भी वहां पर अपने मराकज बना सकते हैं। यानी कि ये जितनी थर्ड पार्टीज हैं वो एक्टिव हो सकती हैं, मुमकिन है कि वो एक्टिव हो भी चुकी हों। लेकिन अब सवाल ये है कि जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है, मैं उसकी डिटेल में तो जाता हूँ कि वो भी क्या कर रही है और पाकिस्तान में किस किस्म का वो खेल रचाना चाह रही है, उसकी मैं डिटेल में बाद में जाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो दूसरा स्ट्रॉन्ग धड़ा है वहाँ पे तालिबान का, जिसको हमने बड़ा कन्विंस किया और हमने, जिसका आपने जिक्र किया, स्टॉक्स के अंदर हम उनको लेके आए और पाकिस्तान ने बड़ा एक अहम रोल प्ले किया। सवाल मेरा सर ये है, ब्रिगेडियर साहब आप माशाल्लाह तजर्बेकार हैं, ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान अगर तो तालिबान जो कि लग रहा है वहाँ पे कंट्रोल कर लेता अफ़गानिस्तान में, तो क्या पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर कनात कर ले कि जी तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ये बिगड़ेंगे नहीं? अगर ये बिगड़ जाते हैं किसी भी वजह से, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो इतने बड़े इंसर्जेंट ग्रुप के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ जाना हमें किस पोजीशन में ले जाएंगे सर? देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी मुल्क जो है बशमूल पाकिस्तान के, वो ये नहीं चाहता है कि जो सन 96 से लेकर 2001 तक वहां पर इस्लामी इमारत थी, जिस तरीके से वो अपने इक़्तिदार में आए और जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाई, वो किसी को काबिल कबूल नहीं है। बशमूल पाकिस्तान के वो काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में स्टेटेड पोजीशन भी है
कि बंदूक के जोर पे इक़्तिदार पे कब्जा करना जो है वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वहां पर हो सकता है कि तालिबान की हुकूमत आ जाए। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं आ सकती है, आ सकती है। अभी वो किस तरह आगे चलते हैं, आया उनमें कोई ना कोई जो है उन्होंने इस्लाहात की हैं, उन्होंने अपने तौर तरीके तब्दील किए हैं, या उसी तौर तरीके पे चले जाएंगे जो पहले 4-5 साल उन्होंने हुकूमत की थी। अगर पहले की तरह चले जाते हैं तो अफगानिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। अगर वो अपने थोड़े से पॉलिसीज में तब्दीली लेके आए तो ऐन मुमकिन है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है रिकग्निशन वगैरह मिल जाए। अभी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के ऊपर मैं आपको बताऊं, देखिए पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की वर्किंग रिलेशनशिप हो सकती है। पाकिस्तान के साथ जो मर्जी है गवर्नमेंट, तालिबान की गवर्नमेंट हो, रब्बानी की गवर्नमेंट हो, कम्युनिस्ट हो, मॉनर्की हो, उनके साथ आप दोस्ताना एक फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। और उसकी मेन वजह यह है कि वो पाकिस्तान की सरहद को कबूल नहीं करते हैं, जो बाकी दुनिया सारी उसको कबूल कर चुकी है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है वो एक लेजिटिमेट बॉर्डर है। इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू, मैं समझ गया कि बात में यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, मानते हैं और इसके ऊपर जो है टेंशन आ सकती है, यकीनन टेंशन आ सकती है। मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। प्रोग्राम में हमें आमना खान ज्वाइन कर, एक्सपर्ट हैं अफगान उमूर के ऊपर। वेलकम टू द शो आमना। ये बताइएगा आमना, अभी हम ये बात कर रहे हैं और मेरा भी आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट हो या वहाँ पर अफ़गान गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करे, दोनों सूरतों में हमें नज़र ही आता है कि हमारे लिए मसाइल आने वाले वक्त में हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है, आप मुझे ये बताएं बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन दिस मैटर, कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फेवरेबल वहाँ पे तालिबान का रूल करना है या अफ़गान गवर्नमेंट का वहाँ पर रूल करना है? देखिए जी, बात यह है कि हमारी अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ हमेशा बहुत टेंटेड रही है एंड ऑलवेज इरिटेंट्स आ चुके हैं, चाहे वो बॉर्डर की वजह से हो, चाहे वो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से हो, या अभी काउंटर टेररिज्म अश्योरेंसेस या रेफ्यूजीज। सो हमारा हमेशा से एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप रहा है और वी ऑलवेज फेवर्ड इन द बिगिनिंग के पश्तूनों के साथ हो, लेकिन वो भी इट हैजंट बीन वेरी प्रोडक्टिव। देखिए जी, अगर हमने तालिबान को रिकग्नाइज किया था तो व्हाट डिड वी अचीव उन पर्टिकुलर वो जो टाइम फ्रेम था, सिर्फ ये था कि इंडिया का जो क्या कहते हैं प्रेजेंस था अफगानिस्तान में वो लिमिटेड हो चुका, लेकिन वही तालिबान जो रूल कर रहे थे उन्हें तो पाक अफगान बॉर्डर को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इन शॉर्ट ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा रिलेशनशिप हमेशा एक बहुत नैरो क्या कहते हैं विंडो से देखा गया है, विच इज ऑलवेज बीन थ्रू द सिक्योरिटी लेंस। दोनों मुल्क ने दे हैव फेल्ड टू एक्सपैंड द कॉन्टोर्स ऑफ देयर बायलैटरल रिलेशनशिप, चाहे अगर आप देख ले बॉर्डर के ऊपर या इवन वाटर शेयरिंग। देखिए वेयर टू वेरी क्लोज नेबर्स हमारे, अभी तक वी डोंट हैव अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद द अफगान्स, चाहे द पश्तून्स वर इन पावर और द नॉन पश्तून्स। So the point is कि अब ये पूछ रहे कि अगर तालिबान आ जाए तो क्या will it be better for us या the current government? Unfortunately, जब तक we do not क्या कहते हैं address the irritants in our bilateral relationship, the relationship with Afghanistan will be the same. There will always be this futile blame game. ठीक है जी, and it is very difficult unfortunately because of the historical baggage Pakistan has with Afghanistan कि we're damned if we do and we're damned if we don't. They are understandable, I understand that. Now point is Pakistan has come to a position where this side or that side, so which side is the better side? I mean eventually we have to act accordingly. I disagree. I don't think there should be this or that side. Whichever government comes into power through a political and negotiated settlement, we should accept that and try to build our relationship with them. We will always face challenges. There are many people in Pakistan who seem to be on this page that if the Taliban come everything will be hunky-dory. Not at all. I think फिर तो हमारे ज़्यादा मिसाइल शुरू हो जाएंगे because तालिबान के साथ भी unfortunately हमारा relationship वो नहीं रहा जो उसे 2 decades ago था। तो I think अगर एक inclusive setup आ जाए, और अभी I think अफगानियों को भी पता है हमने एक अच्छा काम किया है कि we have started reaching out to all the political factions. We're not just sticking to one political faction जो हमारी गलती थी in the past. And we're trying to reassure the Afghans कि भाई जो भी अफगानिस्तान में आ जाए through the will of the people, through a negotiated settlement that is acceptable to us. जो भी आए, form it is in. जो भी आए आमना, जी जो भी आए उसका पाकिस्तान के अंदर कोई मसले मसाइल पैदा करने में रोल हो सकता है मुमकिन तौर पे? Of course, देखिए जी होंगे। मैं आपको यही कह रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली
क्योंकि ये पास्ट 20 इयर्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी, वी हैव नॉट बीन एबल टू बिल्ड अ बायलैटरल रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ क्या रहा है? इट्स ऑलवेज बीन काउंटर टेररिज्म के ऊपर, तालिबान के ऊपर, द पीस प्रोसेस एंड सिक्योरिटी। जो एक बायलैटरल रिलेशनशिप होती है जिसमें ट्रेड होता है, बॉर्डर होती है, यू हैव वाटर शेयरिंग क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स, वो नहीं हो चुका। आप एक्टा को देख ले, हम बार बार उसको 6 मंथली बेसिस पे हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। So therefore I feel that we have to expand the relationship, और ये अफगानियों को भी समझ आना चाहिए और पाकिस्तान को तो आई थिंक समझ आ चुकी है। हेंस हमने ये क्या कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडारिटी ये शुरू की थी, जिसमें बहुत सारे ये एरियाज कवर हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हनी रेजीम है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। सो वन होप्स कि जो भी आगे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में आ जाए अफगानिस्तान में, वो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो करेगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक और आपसे सवाल करना चाहता हूँ। ये जो रिसेंट एक एलिज्ड अबडक्शन का मामला हुआ है अफगान सफ़ीर की बेटी का इस्लामाबाद के अंदर, और ये सारा मामला पहुँच गया दोनों ममालिक के ताल्लुकात के ऊपर, आप कह रही हैं कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस सारे वाक़े को कैसा देखती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल वर्जन जो आज ही मेरे सामने पड़ा हुआ है, वज़ीर दाखिला साहब ये कहते हैं कि किसी टैक्सी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और ये भी कहते हैं कि तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि टैक्सी में इनके साथ कोई आदमी नहीं बैठा था। यानी इन अदर वर्ड्स नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैज हैपेंड। दिस इज एन ऑफिशियल वर्जन मेरे सामने है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? और ये मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में लास्ट बात कि आप अपने सिफारत खाने को खाली करा लें और वापस बुला लें और इस चीज़ के ऊपर आप यहाँ तक पहुँच जाएं, हाउ डू यू टेक इट? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक देयर इज नोबडी इन पाकिस्तान who supports it. Rather, everybody has condemned it from the top level to the common man. And in Pakistan, we do respect our women, and this is something that has never happened before. This is unprecedented. And I don't think इस particular situation में anyone would be naive enough to do such an act. देखिए, इसमें नंबर 1, forget about कि इनके साथ कोई गाड़ी में था या नहीं था. The fact is कि वो सफीर की बेटी है, and उनके पास she has breached the protocol. जब वो निकल रही थी, why did she not avail जो इनके पास इतनी ऑफिशियल गाड़ियां होती हैं, why would she go? अच्छा, again, अगर she wanted to travel, why did she not take Uber or Careem? She went in a local cab. That does not make sense, number 1. Number 2, जब ये निकल रही थी, आपको पता है पूरी एम्बेसीज में सिक्योरिटी होती है. I am saying that there are a lot of question marks and a lot of unanswered questions. Unfortunately, जो सफीर की बेटी है, उनका जो क्या कहते हैं बयान है, it doesn't add up. तो बहुत ब्रीचेस हो चुके हैं प्रोटोकॉल के भी, एंड इट इज आई थिंक वेरी नाइव कि आप जब इतना सिचुएशन यानी कि चीजें कनेक्ट डॉट्स कनेक्ट करते वक्त हमें ये चीज समझ आ रही है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसको ब्रीच किया गया, और दिस लार्जली हैज हैपेंड ऑन देयर पार्ट। ठीक है, अब एंड देन it doesn't make sense. Why would you all of a sudden call all your embassy staff back at this particular stage? Correct. मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि अब आपने कहा कि दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात होने चाहिए और दोनों को बेहतर काम करना चाहिए. My question is, what is wrong on Pakistan's सफारती महाज? If something has happened wrong on Afghan's महाज, then this is Afghan's problem. जी, देखिए जी, I think Pakistan, I have to say, has given a very measured and a very responsible and mature response, and they've really restrained themselves. And I think this is a very good a new facet of our foreign policy. Pakistan has to do what it has been doing: support the peace process, provide any support or facilitation it can. But देखिए जी, at the end of the day, peace can only be achieved if the Afghans want it. अगर अभी आप देख रहे, what is the major hurdle in the peace process? It's because the Taliban and Kabul cannot agree on a workable compromise. और अभी देखिए, Pakistan has been extending publicly and privately. It's been putting pressure on all the groups to deliver. और अभी तो a very big क्या कहते हैं conference was going to take place, जिसमें बहुत different political factions were going to come from Afghanistan. और वो भी अब sabotage हो गई है. अच्छा, फिर आपका ये भी हो जाता है सफीर का, तो I am sorry. I know Pakistan is blamed for conspiracy theories, but unfortunately, ये जो हो रहा है, ये कोई कम नहीं है. And clearly you can tell that there are spoilers who are trying to sabotage the process. और by the way, Afghanistan में भी बहुत जो mature politicians हैं, उनको भी समझ आ रही है ये जो अभी हो चुका है, this recent development, with the बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया जी, आमना हमारे साथ मौजूद थी प्रोग्राम में. वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नित वर्मा साहब हमें ज्वाइन करें, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं न्यू दिल्ली से। वेलकम टू द शो वर्मा साहब। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं, लेकिन उससे कबल मैं ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साद मोहम्मद साहब, उनसे एक क्विक कॉमेंट लेना चाहता हूँ। जो अफ़गान एम्बेसडर की बेटी की अबडक्शन हुई है, सारी आपने सिचुएशन सारी एनालाइज की होगी, देखी होगी। सर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखें, ये मेरे ख्याल में ये इसके पाकिस्तान ने जो वर्जन दिया वो बिल्कुल सही है, और मुझे इसके ऊपर पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन से पहले भी मैं इसके ऊपर कन्विंस था कि जो ऐसी कोई बात हुई नहीं है कि वो अगवा हुई है। अभी मतलब है कि इसमें बड़े सवाल हैं, लेकिन जिसने सवालों के जवाब देने वो मुझसे बाहर चली गई है खातून। अभी इसमें दो इसकी वजूह हो सकती हैं, और एक ये है कि लीस्ट लाइकली है वो कि खातून के कोई जाती वो थे, कहीं जाना चाहती थी, वो कहीं सही नहीं हो सका और उन्होंने ये ड्रामा बना दिया। ये लीस्ट लाइकली है। मोस्ट लाइकली ये है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो क्लिक ऊपर बरसर इक़्तिदार है ताकत के लिहाज से, अशरफ गनी साहब इस वक्त मफलूज हो गए हैं। तो उन लोगों का वो स्पॉयलर्स हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से मुज़ाकरात का अमल जो है तालिबान के साथ आगे चलाएं। वो बिल्कुल तालिबान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं, वो डोर्स क्लोज करना चाहते हैं। तो उसमें ये ड्रामा रचाया गया, मेरे कंजेक्चर के मुताबिक इस ड्रामे को रचाया गया है ताकि सफारती ताल्लुकात को तकरीबन मुनक़ते कर दिया जाए। मतलब है कि उन्होंने सीनियर जो डिप्लोमेट्स हैं और एम्बेसडर को वापस बुला लिए, तो वो ताल्लुकात को मुनक़ते करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को कोई मौका ही ना मिले कि वो अफगान गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके, ताकि अगर कोई पीस टॉक्स वगैरह कराना चाहे या कोई मुज़ाकरात का अमल शुरू कराना चाहे पाकिस्तान, उसको जो है सबोटाज किया जाए। अगर आप देख रहे हैं, जब पाकिस्तान ने लीडर्स को बुलाया था इस्लामाबाद में, और वो भी इस्लामाबाद में इनके लीडर्स को बुलाया था, जब इनके लीडर्स को बुलाया था तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने दोहा की जगह बताई कि दोहा में ये मीटिंग कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये दोहा में नहीं, इस्लामाबाद में। यानी इवेंचुअल पर्पस उनके जहन में ये है कि पाकिस्तान को वो ऑप्शन ना दी जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। प्रोग्राम में निशांत वर्मा साहब मैंने जिक्र किया, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वर्मा साहब, वेलकम टू द शो। सर, इंडिया क्या देख रहा है अफगानिस्तान की सूरत हाल को, और बीइंग एन एक्सपर्ट एंड एन एनालिस्ट ऑन मेनी मैटर्स, आई वांट यू टू टेल मी कि व्हाट इज़ इंडियाज़ टेक इन अफगानिस्तान, और व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया रिलेटेड टू अफगानिस्तान। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि ना सिर्फ इंडिया लेकिन पूरा सब कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया अमन शांति चाहता है अफगानिस्तान। वहां पे फिर से एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नेंस और लोगों का भला हो, यही हम सब चाहते हैं प्राइमरी। यही बात इंडिया भी चाहता है। जिस तरीके से इस समय अफगानिस्तान के हालात हैं, आई थिंक इट इज बेटर दैट सम सेन माइंड्स एंड ब्रेन्स नीड टू वर्क, क्योंकि हर कोई चाहता है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, सब कोई चाहता है कि अपना केक में से पाई निकाल के थोड़ा सा खाने की कोशिश करें। इंडिया बहुत सालों से अफगानिस्तान की मदद करता आया, आई एम श्योर पाकिस्तान भी करता आया, लेकिन जिस तरीके से इस समय इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, उससे इंडिया पीछे हटने वाला नहीं। हमें पता है कि तालिबान और यहां तक की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी 10,000 सैनिक किसी तरीके से इंडियन टारगेट्स को वहां पे टारगेट करना चाहते हैं। ये होने नहीं पाए, क्योंकि प्राइमरीली हो सकता है अमेरिका अब पीछे हट करके चला गया है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है तो हम सब यही पुराने बाशिंदे। हम तो नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान के नाम पे और राजनीति हो और पॉलिटिक्स हो। मुजाहरा इस बात का होना है कि किस तरीके से पूरा सब कॉन्टिनेंट और ईरान, इराक सब मिल करके अफगानिस्तान के भले के लिए आगे बढ़ता। ये मेरा पहला ओपिनियन। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिन कबल एक ख़बर सामने आई जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, जिसमें ये कहा गया कि वो राइट था या रॉन्ग था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट देयर वाज एन एलिगेशन ऑन इंडिया कि 2 असलहे से भरे जहाज़ लैंड किए गए अफ़गानिस्तान की सॉइल पे जस्ट टू क्रिएट एनार्की एंड टू फाइट अ बैटल अगेंस्ट देम। हाउ डू यू टेक इट? प्राइमरीली क्या भर के गया भारत से, क्या नहीं गया, ये कोई अपने मन से नहीं जाता है। अनलेस हमें किसी पे अटैक करना हो तो हम बिना बताए जाते, ये सारा इतिहास जानते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर के अगर असला बारूद अगर गया भी है तो ऑफिशियली गया होगा, अशरफ गनी साहब को पता होगा।
जिसे नहीं पता होगा वो है तालिबान, और नहीं पता होगा उनके जितने भी साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई भी। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से एक अटकल लगाई जा रही है, इट्स एन अजम्पशन, इट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज ट्रू इज दैट वहां पे जो अशरफ गनी लेड गवर्नमेंट है उसको तालिबान परेशान कर रहा। मैं और आप और ये दुनिया किसी भी हालात और सूरत में तालिबान को सक्सीड नहीं होने दे सकते, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ था जब ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था पाकिस्तान में, उसका क्या हश्र हुआ था सबने देखा था। लेकिन इस समय जरूरत यह है कि तालिबान को नेस्त नाबूद किया जाए, क्योंकि कोई भी बुराई अधिक दिन चल नहीं सकती भले ही कोई भी उसका साथ दे रहा। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि इंडिया कोई गलत कदम उठाएगा। इंडिया हैज ऑलवेज बिहेव्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल बिग ब्रदर इन द सब कॉन्टिनेंट एंड सराउंडिंग, एंड वी शैल कंटिन्यू टू डू सो। चलें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपने जिक्र किया कि ट्रुथ, सच की जो है वो बात होनी चाहिए। एक खबर गार्डियन ने रिपोर्ट की, मैं चाहता हूँ उस पर मैं आपका टेक लूँ। आप बड़ी कीनली ऑब्जर्व करते हैं सारे मामलात को, आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिसमें गार्डियन समेत 15 और तहकीकाती सहाफ़ती इदारे हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने रखी है कि स्पाईवेयर इज़राइल से ले कर इंडिया इस्तेमाल कर रहा था फॉर सर्वेलेंस, जिसमें और भी 9 ममालिक शामिल हैं, वो भी यही काम कर रहे थे। और जो वो सर्वेलेंस कर रहा था दैट वाज नॉट ओनली और प्राइमरीली टारगेटेड ऑन पाकिस्तान, वो अपने मुल्क के अंदर भी सर्वेलेंस कर रहा है और अपने जितने हाई ऑफिशियल हैं, जर्नलिस्ट की सर्वेलेंस हो रही है, लॉयर्स की हो रही है, एक्टिविस्ट की हो रही है। राहुल गांधी साहब का जिक्र इसके अंदर आया है। मैं इमरान खान साहब की डिटेल में बाद में जाना चाहता हूँ, लेकिन हाउ डू यू टेक इट बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग एन एनालिस्ट, बीइंग एसोसिएटेड टू दिस प्रोफेशन सिंस लॉन्ग, डू यू थिंक दिस इज राइट एंड इट शुड हैपन द वे इट इज हैपनिंग? इसमें 3 बातें हैं। पहली बात तो गार्जियन को कोट करने की जरूरत नहीं है, इंडिया की पार्लियामेंट को ही कोट कर लेते, कल से हंगामा चल रहा है। सिंस यस्टरडे ऑन दिस पर्टिकुलर पेगासस इशू भारत की पार्लियामेंट में हंगामा हो रखा है, ये हम स्टार्ट। ऑन दी अदर हैंड सर्वेलेंस कोई नई बात नहीं, सारी गवर्नमेंट्स कराती हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो या इस समय का जमाना हो। हर गवर्नमेंट जो है वो देश में और देश के बाहर लोगों पे सर्वेलेंस करती है, और इसमें मोसाड बहुत फिर हंगामा क्यों बरपाया? ये बात अगर ये दुरुस्त है तो मेरा सवाल ये है कि फिर हंगामा जिसका आपने जिक्र किया पार्लियामेंट में, वो क्यों बरपाया? हंगामा इसीलिए बरपा है क्योंकि आप स्वाभाविक सी बात है कि अनऑफिशियली, अनलॉफुली, इल्लीगली अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, आउट ऑफ द 45 गवर्नमेंट्स दैट पेगासस सेज आर देयर क्लाइंट्स, कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने लोगों पे खास करके अगर इल्लीगली अगर कोई भी सर्वेलेंस करती है तो फिर हंगामा तो बरपेगा भी और साहब उसका नतीजा भी आएगा। अभी ये देखना बाकी है कि ये सच में हुआ है या पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने आप कुछ प्राइवेट फर्म्स भी उठा सकती हैं, वो बारीकियां अभी देखनी बाकी। लेकिन इंडिया में जज, आर्मी, पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन, एक्टिविस्ट्स के ऊपर अगर ये हकीकत में रिजल्ट मालूम चलता है कि हुआ है, then this government has failed in remaining abiding by the Constitution of India and its values. It does not hold any water to continue. मैं इसी में वर्मा साहब एक छोटी सी चीज़ में इजाज़त दें, अगर आप इसी में ऐड करना चाहूँगा। मतलब इंडिया को हम सब ने स्टडी किया और बहुत ज़्यादा स्टडी किया, और जितनी रिजीम्स इंडिया के अंदर गुजरी हैं हमने उनको भी स्टडी किया, मैंने ज़ाती तौर पे भी किया। लेकिन इस वक्त जो करंट आपकी गवर्नमेंट है, मोदी साहब और अमित शाह साहब जो उनके राइट हैंड तस्वुर किए जाते हैं, जिस किस्म की पॉलिटिक्स और जिस किस्म की नए पैंतरे इसको कहेंगे जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं, मैं अगर सिर्फ इसी एक चीज़ को सामने रख लूँ, यू डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिजिड है और बहुत ही ज़्यादा अनलॉफुल है? आई मीन देयर इज़ नथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान इन इट, but look at it. I mean, this was not the India that we knew of. Within India, even we have the same query जो आपने पूछा। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अभी की जो सरकार है क्या क्रूर है, क्या क्रूअल है, क्या एंटी पीपल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इनके काम इसी तरीके से निकल के आ रहे हैं जो प्रो पीपल कहते जरूर है, निकलते नहीं। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी है कि अगर आप ये समझें कि कोई भी अगर सरकार में आना चाहता है और यदि पहुंच जाता है तो उसके बाद सस्टेन करना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो करंट डिस्पेंसेशन है वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मोदी एंड मोदीज पीपल आर अनेबल टू सस्टेन देयर गवर्नेंस, और आई शुड से मैनेज गवर्नेंस इन दिस कंट्री।
और इसलिए ये जो आपको एक हिंदी में कहते हैं कि जब कबूतर ज्यादा फड़फड़ाता है जब जाने वाला होता है, तो ये जो फड़फड़ाहट आपको दिख रही है चारों तरफ मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार की एक तरीके से विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया, वो इसीलिए है क्योंकि ये जो पुअर गवर्नेंस से लेकर के वर्स्ट गवर्नेंस तक मोदी सरकार पहुंची है, अब इसके जाने के टाइम आ गए हैं तो कबूतर बहुत फड़फड़ा। लेकिन आपको ये लगता नहीं, मैं सिर्फ अगर इंडिया की ही बात करूं कि विद इन इंडिया जैसा ये हो रहा है, वो हम सबके सामने है, ज़ाहिर है रिपोर्ट होता रहता है, ये इंडिया समेत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट करती हैं, बट अदर देन दैट माय क्वेश्चन इज, इंटरनेशनली इस गवर्नमेंट ने या इसकी पॉलिसीज़ ने इंडिया को बहुत आइसोलेट किया है इन द एंटायर वर्ल्ड। और जो इससे पहले जो इंडिया क्लेम करता था या इंडिया कहता था कि जी हम एक दुनिया की बड़ी सेकुलर रियासत हैं या हमारे यहाँ सबको आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, समाजी आज़ादी है, वो चीज़ें बहुत स्क्वीज़ हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस कह रही हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं, फाइंडिंग्स कह रही हैं। सो मेरा टेक ये है कि क्या ये डैमेज सिर्फ नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल भी है, या ये सिर्फ आपके ख्याल से नेशनल है? ये प्राइमरली नेशनल है, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। सिमिलरली रिपोर्टिंग भी दोनों टाइप की होती है। विद इन माई कंट्री इन इंडिया भी दोनों टाइप की रिपोर्टिंग होती है, जिसमें प्रो गवर्नमेंट एंड प्रो मोदी ज्यादा होती है, और अगेंस्ट देम उनकी शायद इतनी हो ही नहीं पाती, क्योंकि शायद लोगों में इतना दम बचा नहीं है कि वो कर पाए। लेकिन ये जो है साइक्लिक है, इट इज नॉट समथिंग विच इज अ परमानेंट एंड अ कांस्टेंट फीचर। होता यह है कि जब आप बहुत ज्यादा क्रूअल्टी से अगर आप राज करने की या रूल करने की कोशिश करते हैं, बाय हुक और क्रुक इज व्हाट आई मीन, तब आप इस तरीके के पैंतरे अपनाते हैं जिसके अंदर इंटरनेशनली भी आपकी बुराई होती है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने इस समय भारत को पिछले 7 साल में चलाया है, इंटरनेशनली से ज्यादा नुकसान नेशनली हुआ है, इसमें कोई दो नेशनल हुआ है। आप मेरे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, बैक टू यू सर। इंडिया का जिक्र हम कर रहे हैं और सारी आपने गुफ्तगू सुनी है, वर्मा साहब की भी गुफ्तगू सुनी है। कहना यह है कि इंडिया को जितना उनकी पॉलिसीज़ ने करंट गवर्नमेंट की विद इन इंडिया डैमेज किया है, इतना शायद उसने आउटसाइड डैमेज नहीं किया। हम जिक्र कर रहे हैं, खबरें चला रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बिफोर बीइंग प्राइम मिनिस्टर उनका फ़ोन हैक करने की, प्रीवियस नंबर की सारी सर्वेलेंस की कोशिश की गई, बल्कि काबीना के भी कुछ लोगों की गई। सो इंडिया अपने लोगों को नहीं छोड़ा, उनकी सर्वेलेंस कर रहा है, अपोजिशन की सर्वेलेंस कर रहा है। तो पाकिस्तान तो फिर उसका एक पुराना जो है वो दुश्मन है। ये तो फिर एक बड़ी क्या कहना चाहिए मसले वाली सूरत हाल है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एस्पेनाज जो है ना, और सर्वेलेंस इज वन पार्ट ऑफ द एस्पेनाज। ये जो है क्या कहते हैं इसको, जब मेरे ख्याल में अलेक्जेंडर आया था सब कॉन्टिनेंट में, तो उसने भी कोई ना कोई सब यहाँ पर जो है कोई जासूसों का एक जाल फैलाया होगा, इसलिए तो वो सक्सेसफुल हो गया था। चाहे वो हंड पे किंग हम्बी को अपने साथ मिलाना था या पोरस के साथ मुकाबला था जेलम पे। मैं इससे वो नहीं हूं। बात यह है कि हर गवर्नमेंट एस्पेनाज करती है, हर एम्बेसी एस्पेनाज करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप पकड़ लें, कि आप उसको इस तरह स्टोन वॉल कर लें, इस तरह फायर वॉल्स क्रिएट कर दें, ताकि जो आपका हरीफ है वो आपके इन चीजों को पेनिट्रेट ना कर सके, आपके टेलीफोन्स को ना हैक कर सके, आपके बाकी जो वो हैं डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनमें जाके अंदर ना घुस सके। आपने अपनी कोशिश करनी है काउंटर में। आप अपनी स्पिनाच जारी रखें, दुश्मन के खिलाफ स्पिनाच चलता रहता है, आप भी जारी रखें, दुश्मन भी जारी रखेगा। आपने अपना बचाव करना है। और मेरे ख्याल में जब ये हम देखेंगे, चूंकि इंटेलिजेंस की चीजें उस पर आती नहीं है, मीडिया में नहीं आती है या ओपन नहीं होती हैं ओपन, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत, और मेरे इल्म में है कि पाकिस्तान ने बहुत ऐसी दुश्मन की जो चालें हैं या ओपोनेंट्स की जो चालें हैं, चाहे वो साइबर में हो, चाहे सबोटाज में हो, चाहे टेररिज्म में हो, पाकिस्तान ने बहुत रोकी है। इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं, आज की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का आगाज हो चुका है अनअनाउंस्ड। डू यू थिंक कैसा है या थोड़ी एग्जैजरेशन कर गए हैं वजीर साहब? बिल्कुल है, मतलब है कि इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब है कि एनी एनिमी वर्थ हिज नेम विल डू इट। वो हरबा इस्तेमाल करेगा, आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, वरना तो वो फिर आपका अपोनेंट तो नहीं है ना, फिर तो आपका दोस्त हो गया। दोस्तों के ऊपर भी नजर रखनी पड़ती है। अगर आप इजराइल को देखें, यूनाइटेड स्टेट्स उसका क्या कहते हैं इसको, एक बहुत बड़ा वो है, सपोर्टर है और एक बहुत बड़ा दोस्त है उनका, और उसकी सर्वाइवल ही उसी की है। वो उसके खिलाफ भी करता है, और अमेरिका ने पकड़े हैं इजरायली जासूस और उनको जेल भी की है। तो ये कैट एंड माउस और ये स्पूक्स वर्सेस स्पूक गेम जो है ये चलती रहेगी।
हमें अपना बचाव करना है, हमने अपना दिफा करना है, हमने उनसे एक कदम आगे रहना है। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए, बाकी दुश्मन कोशिश करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। निश वर्मा साहब हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आप लोगों से इंशाल्लाह जल्द ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।